स्थानीय स्वशासन, ये आपका हेडिंग है। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए कुछ चीजें इसमें। ठीक है, और नोट्स आप बनाते रहिए। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि स्थानीय स्तर पर जनता का शासन, कि स्थानीय स्तर पर जनता का शासन, स्थानीय स्तर पर जनता का शासन। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय स्तर पर जनता का शासन। भारत में स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्तर पर स्वशासन की परंपरा बहुत पुरानी है। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की परंपरा बहुत पुरानी है। मौर्य काल में लिच्छवियों का गणराज्य लिच्छवियों का गणराज्य बहुत प्रसिद्ध है। लिच्छवियों का गणराज्य बहुत प्रसिद्ध है। चौल काल में भी स्थानीय स्वशासन की परंपरा दिखाई पड़ती है। स्थानीय स्वशासन की परंपरा दिखाई पड़ती है। स्थानीय स्वशासन की परंपरा दिखाई पड़ती है। ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत स्थानीय ब्रिटिश
साल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड रिपन ने 1882 में की। 1882 में की। लॉर्ड रिपन ब्रिटिश शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। रिपन को भारत में स्थानीय रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। महत्वपूर्ण चीजें, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। गांधी जी भी स्वदेशी और सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। स्वदेशी व सत्ता विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। सत्ता विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। गांधी जी ने कहा भारत गांवों का देश है। भारत गांवों का देश है। भारत गांवों का देश है। गांवों की प्रगति और समृद्धि पर, गांवों के प्रबल और समृद्धि पर भारत की खुशहाली निर्भर है। गांवों के प्रगति और समृद्धि पर गांव का खुशहाली निर्भर है या उसकी खुशहाली निर्भर है। नीचे दिखाई दे रहा है। गांव, गांधी जी लिखते हैं यदि गांव नष्ट हो जाए तो भारत नष्ट हो जाएगी। गांधी जी लिखते हैं कि अगर गांव नष्ट हो जाए तो भारत नष्ट हो जाएगी। गांधी जी लिखते हैं
कि अगर गांव नष्ट हो जाए तो भारत नष्ट हो जाएगी। अगर गांव नष्ट हो जाए तो भारत नष्ट हो जाएगी। देखो बेटा क्या है, अब इतना समझ लो। ये जो स्थानीय जो स्वशासन दिया गया है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये जो होता है ना, जो स्थानीय मुखिया उखिया बनते हैं, ये लोकतंत्र की रीढ़ है। क्या है? लोकतंत्र की रीढ़। ये केंद्र की और राज्य की सत्ता को, मतलब भार को कम करने के लिए स्थानीय स्वशासन को बनाया गया है और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है इसमें। और सत्ता का जब विकेंद्रीकरण होता है बेटा, तो वहां जनता प्रबल हो जाती है। क्या हो जाती है? जनता प्रबल हो जाती है, जनता मजबूत हो जाती है। एक लोग पर सत्ता केंद्रित होना, वहां निरंकुश चीजें आ जाती है। अगर एक लोगों के पर पूरी सत्ता केंद्रित हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? निरंकुशवाद आ जाए। जैसे राजा, सम्राट, विराट, है ना, बादशाह, मुगल काल में सुल्तान, सल्तनत काल में, हर काल में राजा। तो हर जगह जो है, अगर एक जगह राज शक्ति को केंद्रित कर दिया जाए, पूरी शक्ति केंद्रित करने वाले पूरी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में हो जाता, एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में हो जाए, तो उसमें का निरंकुशवादी आएगा कि नहीं? वहां जनता, जो राजा कहेगी वही जनता करेगी। जो राजा निर्णय लेगा सत्ता के केंद्रीकरण में, जो ऊपर वाला आदेश देगा वही नीचे वाला मानेगा। एक व्यक्ति का आदेश दूसरा व्यक्ति मानने के लिए बाध्य होगा। सत्ता के केंद्रीकरण में, सत्ता की विकेंद्रीकरण में जनता का शासन हो जाता है। किसका शासन हो जाता है? अभी सत्ता का विकेंद्रीकरण है। क्या है? अभी डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी के पास सत्ता है। जनता चाहेगी, जनता जनार्दन मालिक है, जनता चाहेगी जिसको नियुक्त करेगी, जनता जिसको चाहेगी उसको हटा देगी। तो सत्ता की विकेंद्रीकरण में जनता मालिक हो जाता है, सत्ता की केंद्रीकरण में स्पष्ट है कि एक व्यक्ति हो जाता है मालिक, जो निरंकुश हो जाता है। तो एक व्यक्ति की मालिकाना हक हटाने के लिए और सभी व्यक्तियों को, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी व्यक्तियों को उस चीज को लाने के लिए सभी व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी होना चाहिए। यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है। क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। एक व्यक्ति केवल निर्णय ले किसी की, सभी व्यक्तियों का एक व्यक्ति निर्णय ले, इस सत्ता का केंद्रीकरण है। क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण। तो गांधी ये सत्ता की विकेंद्रीकरण मतलब जनता का शासन लाने के लिए स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था लाया। स्वशासन माने अपना शासन, स्थानीय शासन माने गांव गांव के जो रहने वाले हैं उनकी। आज भी जो मुखिया, पंचायत के चुनाव जो जीते जाते हैं लोग, मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। तो जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो आप सब भागीदारी कर रहे हैं, मुखिया किसको नियुक्त कर रहे हैं? मुखिया अपने से नियुक्त हो जा रहा है क्या? नहीं ना। गणराज्य मतलब जनता का शासन, गणराज्य जनता का शासन, ये प्राचीन काल में भी विद्यमान थी। स्थानीय स्वशासन प्राचीन लिच्छवियों के शासन काल में, लिच्छवी गणराज्य में स्थानीय स्वशासन विद्यमान थी, लिच्छवी गणराज्य। और पंचायत ये कहा जाता है, स्थानीय
सुशासन का स्तर, स्थानीय स्तर का मतलब जनता का शासन। किसका शासन? जनता का शासन। भारत में स्थानीय सुशासन लिच्छवी गणराज्य में है। पहली बात दिखाई दिया, लिच्छवी गणराज्य में दिखाई दिया। प्राचीन काल में मनुस्मृति में भी स्थानीय सुशासन की भी व्यवस्था थी, वहां भी परिलक्षण दिखाई दे रही थी स्थानीय सुशासन की। प्राचीन काल में ग्रामिक रहते थे। कौन रहता था? ग्रामिक स्थानीय सुशासन के लिए ग्रामिक रहते थे। चोल काल में भी इसका अस्तित्व दिखाई दिया स्थानीय सुशासन का। अब ब्रिटिश शासन काल में भी स्थानीय सुशासन का अस्तित्व दिखाई दिया। स्थानीय सुशासन के जो जनक माने गए रिपन माने गए। कौन माने गए? 1882 में स्थानीय सुशासन का क्या की? लॉर्ड रिपन शुरुआत कर दी ब्रिटिश शासन काल में। बहुत उदार था लॉर्ड रिपन। वो भारत के लगभग समकक्ष रहता था, लिटिल कठोर हो गया उसके बाद, क्योंकि रिपन आया जो है तो पूरी तरह से जो है स्थानीय सुशासन के पक्षधर हुआ। तो ब्रिटिश शासन काल में भी स्थानीय सुशासन, महात्मा गांधी ने कहा कि स्थानीय सुशासन होना चाहिए। गांव का देश है। किसका देश है? गांव का देश है। वास्तविक जो सत्ता है निवास करती है वो गांव में निवास करती है। कहां निवास करती है? गांव में निवास करती है, कहीं और जगह नहीं। अगर पूरी तरह से अगर स्थानीय सुशासन अगर आप जो है खत्म कर देंगे तो गांव नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांव नष्ट हो जाएगा। इसलिए गांव का जो भविष्य है, भाग्य है, वो स्थानीय सुशासन पर निर्भर करता है कि आपका शासन कैसा है। ये आपके गांव में जाकर देखने में पता चलता है। गांव गरीब है, शहर अमीर है, तो आप जो है विकसित की ओर नहीं बढ़ सकते। बढ़ सकते हैं क्या? बढ़ सकते हैं। विनोबा भावे भी स्थानीय सुशासन के समर्थक थे। कौन थे? विनोबा भावे स्थानीय सुशासन के समर्थक थे। वो भी विनोबा भावे भी सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक रहते थे। तो गांधी जी और विनोबा भावे दोनों स्थानीय सुशासन, लिख लेना, गांधी जी, नोट में लिखना, गांधी जी विनोबा भावे दोनों स्थानीय सुशासन के समर्थक थे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ ही होता है स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है। ये ध्यान देना। यहां तक समझ गए सब लोग? यहां तक की अर्थ है कि हमें मौर्य काल में भी स्थानीय सुशासन, मतलब प्राचीन काल में भी हमें स्थानीय सुशासन की बात आई, सत्ता की विकेंद्रीकरण की बात आई, अशोक के समय में भी दिखाई दिया, और आपको लिच्छवी गणराज्य में भी यह दिखाई दिया। गणराज्य का मतलब होता है जनता का शासन। और ये परंपरा ये अभी का नहीं, ये पुरानी परंपरा है। ग्राम स्तर पे ग्रामिक होते थे। कौन होते थे? ग्रामिक होते थे। गांव का मुखिया होता था। गांव का मुखिया होता था। और चोल काल में भी स्थानीय सुशासन की परंपरा दिखाई पड़ती है। ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपन खुद जनक हो गए। 1882 में स्थानीय सुशासन की नींव रखी। और स्वदेशी, गांधी जी बोल दिए, गांधी जी ने भी कहा कि स्वदेशी और सत्ता का विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। गांधी जी ने कहा कि भारत गांव का देश है। गांव की प्रगति और समृद्धि पर उसकी खुशहाली निर्भर है। और गांधी जी लिखते हैं कि गांधी, अगर गांव नष्ट हो जाए तो भारत क्या हो जाए? नष्ट। मतलब गांव अगर नष्ट हो गया तो सत्ता का विकेंद्रीकरण ही खत्म हो जाएगा, जनता का शासन ही खत्म हो जाएगा, जनता का अधिकार ही खत्म हो जाएगा, जनता की खुशहाली ही खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति के हाथ में जनता की शासन और खुशहाली आ जाएगी तो वहां निरंकुशवाद आ जाएगा। इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र
लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना बहुत आवश्यक। यहां तक समझ गए मैटर को? ठीक है, आगे इसको मिटाएं। स्वराज की कल्पना करते हैं, आगे लिखो। गांधी जी ग्राम स्वराज की कल्पना करते हैं। हमारे शब्दों को भी ध्यान दिया करो बेटा, ठीक है। ग्राम स्वराज की कल्पना करते हैं। गांधी जी ने कहा 6 महाद्वीपी, गांधी जी ने कहा कि 6 महासागरीय गोलार्ध का सिद्धांत, यानी गांधी जी ने 6 महासागरीय गोलार्ध का सिद्धांत दिया। छह महासागरीय गोलार्ध का सिद्धांत कौन दिया? गांधी जी ने। कौन दिया? गांधी जी ने। जिसके केंद्र में गांव था, जिसके केंद्र में गांव था, अर्थात ग्राम, तालुका, जिला। 6 महासागरीय में बेटा अर्थात कौन कौन था? ग्राम, तालुका, जिला, ऐसे लिख लो। ग्राम, तालुका, जिला, राज्य, राष्ट्र, विश्व। के पक्षधर थे। सबसे ऊपर कौन था? ग्राम था। कौन था? ग्राम। मिडिल में देखो, ये ऐसे अगर बना दो, ये कौन आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। उसके बाद तालुका आएगा। उसके बाद तालुका। उसके बाद कौन आएगा? जिला। कौन आएगा? उसके बाद बेटा कौन आएगा? राज्य। उसके बाद राष्ट्र। उसके बाद 6 गोलार्ध हुआ। छह गोलार्ध हुआ कि नहीं? 6 गोलार्धी सिद्धांत कौन दिया? गांधी जी ने दिया। कहा सबसे मध्य में कौन आएगा? सबसे छोटी इकाई कौन है? लोकतंत्र की ग्राम है। उससे बड़ी लोकतंत्र की इकाई कौन है? तालुका है। उसकी बड़ी, उससे भी बड़ी कई तालुकाओं को मिलाकर क्या बन जाएगा? जिला। और कई जिलों को मिलाकर क्या बन जाएगा? और कई राज्यों को मिलाकर क्या बन जाएगा? राष्ट्र। और कई राष्ट्रों को मिलाकर क्या बन जाएगा? विश्व। तो ग्राम
सत्ता का विकेंद्रीकरण का छोटी इकाई है, स्थानीय स्वशासन का एक भाग है। क्या है? कई ग्रामों को मिलाकर तालुका बना, कई तालुका को मिलाकर जिला बना, कई जिला को मिलाकर राज्य बना, कई राज्यों को मिलाकर देश बना, और कई देशों को मिलाकर क्या बना? विश्व। ये 6 सिद्धांती महासागरीय सिद्धांत कौन दिया? तो ग्राम सबसे छोटी इकाई है लोकतंत्र की। 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। अगर आपकी लोकतंत्र, अगर स्वस्थ लोकतंत्र की आपको पहचान देखना है तो गांव की चरित्र को देखकर आप पहचान सकते हैं कि कितना आपका लोकतंत्र सार्थक है, कितना जनता के पास अधिकार है, कितना जनता जागरूक, कितना उनको वोट देने का अधिकार है, कितना आपका ग्राम करप्शन से मुक्त है, कितने आपकी गांव की अवसंरचना का विकास है। इसीलिए जो चीजें केंद्र से निकलती है, अगर वास्तविक रूप से अप्लाई ग्रामों में हो जाए तो गांव का चरित्र बदल जाएगा। केंद्र की और राज्य की दबाव कम हो, इसलिए गांव का निवास किया गया, ग्राम पंचायत का निर्माण किया। मुखिया चुनते हो ना, गांव सबसे प्रबल है, छोटी भले इकाई है, यहीं से सेलेक्ट होकर सब जाते हैं। अगर छोटी छोटी जो चीजें देखो तो मुखिया ही काम कराता है। कहां से? भले केंद्र से बजट आता है, कौन काम कराता है? ग्राम मुखिया, प्रधान ये काम कराता है। अब प्रधान को नियुक्त करता है कौन? जनता की अपने से नियुक्त हो जाता है, जनता होता है। कौन होता है? तो गांधी जी ने 6 महासागरीय गोलार्ध का सिद्धांत दिए और कहा कि ग्राम स्वराज की कल्पना की। किसका कल्पना की? विलेज रिपब्लिक। केंद्र में कौन बैठा है? केंद्र में बैठा है ना। अगर ये नहीं रहेगा तो कुछ भी रह जाए, खत्म हो जाएगा। इसीलिए चाहे जो भी प्राचीन काल में मनुस्मृति हो, चाहे जिसमें, चाहे लिच्छवी गणराज्य हो, चाहे मौर्य काल में लिच्छवी गणराज्य हो, चाहे चोल गणराज्य हो, चाहे ब्रिटिश शासन काल हो, चाहे दिल्ली सल्तनत काल हो, चाहे मुगल काल हो, सभी में ग्राम शासन था। वहां के मुखिया जो होते थे ग्रामीण कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ग्रामीण कहलाते। तो सबसे छोटी इकाई जो केंद्र में बैठा हुआ है विकेंद्रीकरण का कौन है? ग्राम। उसके बाद कई गांवों को मिलाकर तालुका बना, कई तालुका को मिलाकर जिला बना, कई जिलों के मिलाकर राज्य बना, कई राज्यों के मिलाकर राष्ट्र बना, कई राष्ट्रों को मिलाकर विश्व बना। तो 6 महासागरीय सिद्धांत कौन दिया? कौन दिया? 6 महासागरीय सिद्धांत में सबसे प्रबल कौन है? ग्राम। अगर ग्राम का विकास हो गए तो सबका समझ लीजिए चरित्र का विकास, सबके स्ट्रक्चर का विकास हो जाएगा। इसको बिठा दे बेटा। विनोबा भावे स्वराज स्वशासन शब्द से स्वराज स्वशासन शब्द से सत्ता का विकेंद्रीकरण अंतर्निहित है। अंतर्निहित है। उनके सिद्धांतों के प्रत्येक सीमा तक
इन सिद्धांतों के प्रत्येक सीमा तक जीवन के समस्त क्षेत्रों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में लागू किया जाना चाहिए। किनमें लागू किया जाना चाहिए? कहा जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ने कहा कि सोचिए गांव का कितना महत्व है। लिखो पंचायतों के बारे में, ऐसे लिखो जवाहरलाल नेहरू ने पंचायतों के बारे में कहा, ऐसे लिखो। कहा था कि दिल्ली की संसद में कितने ही बड़े आदमी बैठे हो, दिल्ली के संसद में कितने भी बड़े आदमी बैठे हो, कितने भी बड़े आदमी बैठे हो, लेकिन असल में पंचायत ही भारत की, असल में पंचायत ही भारत की चाल बताएगी। लेकिन असल में पंचायत ही बड़े बड़े भले संसद में बैठे, लेकिन आपका चाल कहां बताएगी, सच्चाई कहां बताएगी? गांव का नेचर अच्छा है, गांव का प्रगति अच्छा है, तो आपका देश खुशहाल है। आपका देश क्या है? खुशहाल। क्या है? खुशहाल। अगर आपका जो है गांव होता है, संसद में बड़े आदमी बैठे हो, जूता एकदम बढ़िया से कपड़ा पहन के, और गांव का आदमी फटाफटीचर कपड़ा पहन के बैठा हुआ है, गांव में बेरोजगारी भुखमरी है, गांव में लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, अवसंरचना विकास नहीं है, नदी नाले में डूबे हुए हैं, तो आपके देश का चरित्र बता देता है कि केवल काया कल्पना है सब कुछ, वास्तविक विकास आपके यहाँ हुआ। विकास के रास्ते पे अगर आपको चलना है तो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिलना चाहिए। अगर सभी प्रकार की अगर ये चीजें तीनों, स्वतंत्रता, समानता और न्याय
और लोकतंत्र सभी में लागू हो जाता है तो आपका वास्तविक रूप से जो है देश का खुशहाली, आप प्रगति के रास्ते पे जा रहे हैं, आप प्रगति के रास्ते पर जा रहे हैं। संसद में बैठे हुए आर्थिक पक्ष को मजबूत कर देना, दिखाई तो दिया कि आप जो है प्रगति कर लिए हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, लेकिन आपकी ये तो आर्थिक समृद्धि हो गई, लेकिन वास्तविक रूप से अगर आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ, अर्थात मात्रात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ गांव में, तो गांव विकास नहीं होगा। असल में जो निवास करता है, कहा दिल्ली में चाहे जितने बड़े हो आदमी बैठा हो, लेकिन जो पहचान होता है कहां से होता है? कहां से? गांव से। कहां से? पंचायत से। लिखो, प्राइस कहता है, प्राइस, प्राइस लिखो, लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षालय लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षालय और लोकतंत्र की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय सुशासन है। स्थानीय सुशासन, स्थानीय स्वशासन की चाल है। गांव स्तर की शासन कौन बोलता है? प्राइस। कौन बोलता है? प्राइस बोलता है। लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षालय, सबसे बड़ा विद्यालय जो शिक्षा प्राप्त किया, और लोकतंत्र का सबसे बड़ी सफलता स्थानीय सुशासन की गारंटी की गारंटी जो गरी है स्थानीय सुशासन। आपका स्थानीय सुशासन का अगर विकास हो गया, ये सबसे लोकतंत्र की सबसे बड़ा शिक्षालय है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी है। अदरवाइज लोकतंत्र माने जनता का शासन, लोकतंत्र माने जनता का शासन, तुम सबका शासन, हम सबका शासन। यहां राजा निरंकुश नहीं होगा, यहां राजा चुनाव के माध्यम से चुन कर जाएगा, इलेक्शन होगा उसका। यहां जनता मालिक है, जनता जनार्दन सर्वश्रेष्ठ होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, लेकिन अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके विरोधी रहे हमेशा। सत्ता के विकेंद्रीकरण का विरोधी रहे, पता नहीं क्यों। इतने बड़े संविधानकार थे, कानूनविद थे। अब ये जरूर ध्यान देना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम सुशासन के विरोधी थे। क्या थे? ग्राम सुशासन के विरोधी थे। लेकिन अभी ऊपर वाले बिठा दे बेटा, समझ गए? विनोबा भावे स्वशासन, स्वराज शब्द से सत्ता का विकेंद्रीकरण के अंतर्निहित उन सिद्धांतों को प्रत्येक सीमा तक जीवन के समस्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में लागू। मतलब लोकतंत्र समाज में भी रहने, आर्थिक क्षेत्र में भी रहे और राजनीतिक, मतलब समाज में किसी को विभेद नहीं किया जाना चाहिए, सब समान नहीं। लिंग भेद, कई स्तर पे जाने के लिए महिला पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए, किसी सार्वजनिक स्तर पे जाने के लिए भेद नहीं होना चाहिए।
आर्थिक रूप से कोई पिछड़ापन नहीं हो, ना कोई गरीब ना कोई अमीर। अमीर और गरीब के बीच में संसाधन एक जगह केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इस सत्ता का ये जो है आपका स्वशासन नहीं कहलाएगा। सत्ता का एक तरफ मतलब अर्थव्यवस्था का एक तरफ केंद्रीकरण पूंजीवादी कहलाएगा। अगर सभी जगह हो जाएगा तो समाजवादी कहलाएगा। क्या कहेगा? अगर संसाधन एक व्यक्ति के हाथ में हो जाएगा तो पूंजीवादी कहलाएगा। संसाधन सभी व्यक्ति के हाथ में होगा वो समाजवादी या साम्यवादी कहलाएगा। पूंजीवादी और समाजवादी में हमेशा लड़ाई लड़ा गया है। समाजवादी पूंजीवाद को पूर्णतः नष्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये पूंजीवादी जब से उदारवादी आए, व्यक्तिवादी आए, ये पूरी तरह से केवल आर्थिक असमानता लेके आए। क्या लेके आए? आर्थिक असमानता लेके आए। क्यों? क्योंकि ये एक साधन संपन्न वर्ग हो गया जो पूंजीपति कहलाया, वो अमीर कहलाया। एक साधन वहीन हो गया जो गरीब कहलाया, जिसके पास संसाधन। एक साधन संपन्न जो जिसके पास पूरी संसाधन केंद्रीकरण हो गया वो पूंजीपति और अमीर कहलाया। जिसके पास संसाधन नहीं रह गया वो गरीब कहलाया। इससे आर्थिक असमानता फैली। समाजवादी आए, कहे नहीं कि ये पूंजीवादी नष्ट होना चाहिए, जितना काम करे उतना उसको वेतन मिलना चाहिए। अर्थात अगर मजदूर 80 रुपया के बराबर काम करे तो 10 रुपया पूंजीपति के लिए छोड़ देना चाहिए। 80 रुपया के बराबर उसका योग्यता के अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए। 80 रुपया अगर काम कर रहा है, काम जितना कर रहा है उतना उसको वेतन मिलना चाहिए। अगर 80 रुपया बराबर काम कर रहा है तो 70 रुपया उसको मिलना चाहिए। 10 रुपया किसके पास जाना चाहिए? पूंजीपति के पास, क्योंकि वो पूंजी लगाया। लेकिन पूंजीपति यह चाहता है कि 80 रुपया 70 रुपया अपने पास रखे और 10 रुपया किसको दें? मजदूरों को। इसी चीज का लड़ाई रहता है। समाजवादी जो मार्क्स कहता है कि नहीं, ये विरोधी। पूंजीपति एक जोक के समान है जो जनता की श्रमिकों के खून चूस चूस कर मोटा हो गया है। उसको नमक डालकर क्या करना पड़ेगा? शांत करना पड़ेगा। ये मार्क्सवादी जो समाजवादी होते हैं वो पूरी तरह से पूंजीपति को नष्ट होते देखना चाहते हैं, जबकि साम्यवादी पूंजीपति को अस्तित्व रहना स्वीकार करते हैं। क्योंकि अगर पूंजीपति नहीं रहेंगे तो निवेश योग्यता पर विश्वास करते हैं। जितना काम करे, जितने योग्य हैं उतना ही उसको वेतन मिलना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलता है। तो सामाजिक समानता लाने के लिए बात करता है। राजनीतिक जहां जो आता है आपका लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण सत्ता, मतलब गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो चुनाव लड़ सकता है। कोई किसी चुनाव लड़ने से जो रोका नहीं चाहता है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी को जो है चुनाव लड़ने से रोका। यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है। लिंग भेद कई सार्वजनिक स्थल में न जाने के लिए रोका न जाए तो सामाजिक विभेद नहीं होना चाहिए। यह सत्ता का क्या है? विकेंद्रीकरण। इसको हो गया, समझ गए? ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि हमें गांवों का अधिकार सौंप देना चाहिए। हमें गांवों को देना चाहिए। वे हजारों गलतियां क्यों न करे,
वे हजारों गलतियां क्यों न करें, फिर भी गांव को अधिकार दो, फिर भी गांव को अधिकार दो। पंचायतों को अधिकार दो। ठीक है। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू गांव को पूरी तरह से अधिकार देने का समर्थन करते हैं। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी गांव को स्वशासन का समर्थन करते हैं। खाली अंबेडकर इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये कह दिए हैं कि हम चाहे जितना गांव गलती पंचायत करें, लेकिन उनको उनका अधिकार सौंप दीजिए। यही कंद्रा, भले आदेश ऊपर से आए, लेकिन जनता जो प्रतिनिधि चुनकर कहां से आए, ये लोकतंत्र है। आदेश भले ऊपर से आए, मतलब केंद्र से आदेश आती है, उसको राज्य क्या करती है, सभी ग्रामीण स्तर को क्या करते हैं, सब मानते हैं। जनता सब मानती है कि नहीं। लेकिन जो नियुक्त होकर जो आदेश देने वाले हैं, वो नियुक्त होकर कहां से जाएं, चुनकर कहां से जाएं, चुनकर कहां जाएं, नीचे से जाएं। आदेश ऊपर से आए और चुनकर कहां से जाए, नीचे से जाए। ये लोकतंत्र, ये लोकतंत्र। गांधी जी के विचारों को महत्व देते हुए गांधी जी के विचारों को महत्व देते हुए नीति निर्देशक तत्व के कुछ अनुच्छेद, नीति निर्देशक डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ इंडिया भाग 4 में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में इसे शामिल किया गया है। स्वशासन की बात अनुच्छेद 40 में किया गया। कहां किया गया, कल ही में बताए थे, है ना। स्वशासन की बात कहां किया गया, अनुच्छेद 40। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा, राज्य पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां व सत्ता प्रदान करेगा
ऐसी शक्तियां और सत्ता प्रदान करेगा जिससे वे एक स्वायत्त शासक स्वायत्त शासक की इकाई की दिशा में विकास हो सके। इकाई की दिशा में देखो क्या है, गांधी जी की जो स्वशासन की बात किया गया है, गांधी जी की जो स्वशासन की बात किया गया है, हाँ? गांधी जी की जो स्वशासन की बात किया गया है वो अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायतों की बात किया गया है। किसका बात किया गया बेटा? पंचायतों की बात, राज्य पंचायत की बात किया गया। और ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, ये सामाजिक कल्याण को देखते हुए भाग 4 में अनुच्छेद 36 से हमें नीति निर्देशक तत्व की बात की गई। सामाजिक कल्याण को देखते हुए इसकी बातें, चूंकि भारत एक समाजवादी देश है, साम्यवादी देश है, संघात्मक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो अधिकतम कल्याण व्यक्तियों को देखता है। तो इस दृष्टिकोण से जो मूल संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो समाज के दृष्टिकोण को देखते हुए नीति निर्देशक तत्व लाया गया, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ इंडिया लाया गया। डायरेक्टिव पॉलिसी अनुच्छेद 36 से, और इस डायरेक्टिव पॉलिसी में भाग 4 में यह कह दिया गया कि यह सामाजिक कल्याण को देखते हुए, स्वशासन को देखते हुए, प्रसूति जैसे महिलाओं को प्रसूति प्रशिक्षण देना, स्वशासन की बात करना, अब इसमें गाय पालन करना, पर्यावरण सुरक्षा देना, इस तरह की बात विभिन्न प्रकार की इसमें बात आ जाती है। डायरेक्टिव पॉलिसी सामाजिक कल्याण को देखते हुए कार्य होता है, और जहां सामाजिक कल्याण बातें आती है वहां डायरेक्टिव पॉलिसी लागू होता है, या न्यायालय द्वारा लागू नहीं। आप चैलेंज नहीं कर सकते, न्यायालय चैलेंज नहीं कर सकते। जवाहरलाल इसीलिए गांधी जी के विचारों को महत्व देते हुए नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में इसे शामिल कर दिया गया, जिससे कहा गया कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा अपने आवश्यकता अनुसार, और उन्हें ऐसी शक्तियों और समस्त सत्ता प्रदान करेगा जिससे वे एक स्वायत्त शासन का इकाई एक दिशा में विकास अपने आवश्यकता अनुसार राज्य लागू करेगा। अगर आपको ये सुविधाएं नहीं मिल रहा है तो न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में केवल अंतर है, ये जान लेना। नीति निर्देशक तत्व में आप जो लागू कर दिया उसको अगर देगा सरकार तो स्वीकार्य है, नहीं देगा तो आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन मूल अधिकार का अगर आपका उल्लंघन होगा तो न्यायालय में चैलेंज आप कर सकते। राज्य
अपनी आवश्यकताएं अनुसार नीति निर्देशक तत्व लागू, अपने संसाधन की आवश्यकता अनुसार लागू कर सकता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय, न्यायालय में चैलेंज नहीं है और न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ सुविधा नहीं मिला तो न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? भाग 40 अनुच्छेद 40 याद देना कि गांधी जी की जो स्वशासन की बात की गई है अनुच्छेद 40 में, किसमें कही गई बेटा? अनुच्छेद 40 में पंचायतों की बातें स्वीकार कि अगर कोई पूछ लिया कि जानवरों के बारे में कहीं पे भी संविधान में उल्लिखित है, हाँ, नीति निर्देशक तत्व में हमारे उल्लिखित है जानवरों के बारे में, अनुच्छेद 21 में भी उल्लिखित है। और नीति निर्देशक डायरेक्टिव पॉलिसी में भी उल्लिखित चारागाह की व्यवस्था करना। ठीक है, आगे लिखो। 2 अक्टूबर सन 1952 को सन 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के ब्लॉक मंडल के आधार पर अमेरिका के ब्लॉक मंडल के आधार पर भारत में समुदाय विकास केंद्र या भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम सामुदायिक भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी यहां लिख लेना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी। यहां कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किया गया एक प्रश्न बार बार पूछता है, ये जान लेना। सीडीपी समुदाय विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1952 को। कौन चालू किया था? कौन चालू किया? पंडित जवाहरलाल क्या थे उस समय? प्रधानमंत्री थे। किसके तर्ज पर? कौन सी तर्ज अपनाए? ब्लॉक, अमेरिका के ब्लॉक मंडल के तर्ज पर भारत में क्या चालू कर दिए? सीडीपी की सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस समय प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, सीडीपी की शुरुआत कर दी
अमेरिका के ब्लॉक मंडल के तर्ज पर, ब्लॉक मंडल के तर्ज पर। कोई दिक्कत? ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। चलो, समुदाय विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, और सीडीपी लिखेंगे डायरेक्ट, सीडीपी का मुख्य उद्देश्य, शांत हो जाओ। सीडीपी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना था। ग्रामीण सुशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना था। 1953 में इसकी समीक्षा करने के लिए सीडीपी की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई। बलवंत राय मेहता कमेटी समिति बनाई गई। इस समिति ने भारत सरकार को भारत सरकार को 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। में अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह अपने लंबे चौड़े दावे के बावजूद, लेकिन यह सौंपिया और यह कमेटी क्या हुई? असफल रही। लेकिन यह कमेटी असफल रही। लंबा चौड़ा दावा कर दिया, लेकिन तब भी क्या हुआ? असफल रही। अतः समुदाय विकास कार्यक्रम के स्थान पर सीडीपी के स्थान पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की शुरुआत किया जाना चाहिए। विकेंद्रीकरण की शुरुआत किया जाना चाहिए।
इसे आगे चलकर पंचायती राज कहा गया। समझ गए? नहीं समझे? सीडीपी की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। अमेरिका के ब्लॉक मंडल के तर्ज पर इसका सीडीपी समुदाय विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई है कम्युनिटी। और सीडीपी का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण प्रशासन में भागीदारी। ग्रामीण प्रशासन में मतलब ग्राम की बातें, प्रशासन में भागी। और उसी के समीक्षा के लिए 1953 में बलवंत राय मेहता की समिति, ये पूछा है, बलवंत राय मेहता की समिति का गठन कब की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की गठन 1953 में की गई थी सीडीपी की जांच करने की, समीक्षा करने के लिए। सीडीपी की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 में की थी। अमेरिका के ब्लॉक मंडल के तर्ज पर सीडीपी की शुरुआत हुई और वह सीडीपी विकास समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना था। उसकी समीक्षा के लिए 2 वर्ष बाद 1955 में 3 वर्ष बाद 1 वर्ष बाद हुआ ना, 1953 में बलवंत राय मेहता समिति की गठन हुआ और 1901 उसके बाद गठन के 2 वर्ष बाद 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। बड़ी लंबा चौड़ा दावा किया। उस लंबे चौड़े दावा में भी ये क्या कही, असफल रही। लेकिन फिर भी एक बात स्वीकार कर लिया गया कि अब सीडीपी के स्थान पर क्या करना चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का स्थान देना चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है, वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है पंचायती राज। क्या होता है? वही आगे चलकर पंचायती राज का गठन कर दिया गया। पंचायती राज का गठन उसके आगे चलकर अब हमको आएगा। अब पंचायती राज का जो गठन हुआ 1956 में एक त्रिस्तरीय मॉडल आ गया। त्रिस्तरीय मॉडल आ गया। तो अब हमें आगे लिखना होगा। क्या लिखना होगा? आगे मिटाए इसको। यहां पर बेटा समझ गए? ये प्रश्न पूछा हुआ है। बलवंत राय मेहता सीडीपी ये त्रिस्तरीय मॉडल में त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत हुआ। जिसके निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसके निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत लिखे। मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और ऊपरी स्तर पर जिला पंचायत, और ऊपरी स्तर पर
जिला पंचायत की बात कही गई, मतलब समझ रहे हैं? ये 3 मॉडल बना लो। ठीक, कोई दिक्कत है अगर इस मॉडल पे बनाओ तो? मध्यवर्ती, मध्यवर्ती ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे बनाओ तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। सबसे टॉप पर कौन बैठा? जिला बैठा है ना, और उसके मध्य पे कौन बैठा है? मध्य पे क्षेत्र पंचायत कौन बैठा है? क्षेत्र पंचायत। और सबसे नीचे कौन बैठा है? ग्राम पंचायत। ये मध्यवर्ती हो गया। कौन हो गया? ये ऊपरी हो गया और ये सबसे नीचे हो गया, है ना? यही बातें हम लिखवाए, यही बातें हम ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी, कोई बात नहीं। यहां कुछ समझ में आ रहा है? सबसे ऊपर कौन? त्रिस्तरीय पंचायत में 3 बातें, एक ग्राम, त्रिस्तरीय में 3 बातें आ गई, त्रिस्तरीय वाले में 3 बातें आ गई। एक ग्राम, पहला ग्राम, दूसरा क्षेत्र और तीसरा जिला। अरे जो पंचायत जोड़ दो, ग्राम, क्षेत्र और जिला। त्रिस्तरीय मॉडल की शुरुआत ग्राम में ग्राम प्रधान होता है, जिला में क्षेत्र बीडीसी होता है, और वो भी होता है ब्लॉक भी होता है। क्षेत्र में कौन होता है? ब्लॉक भी होता है, और जिला डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, तो ग्राम सबसे छोटी है, उससे बड़ी क्षेत्र है, उससे बड़ी जिला। त्रिस्तरीय मॉडल में ग्राम, क्षेत्र और जिला। कोई दिक्कत है यहां तक? मिटा दे इसको। एक एक चीज समझते हो धीमे धीमे, एक एक चीज व्यू नहीं बढ़ाना है, जो तुम सबको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सबसे नीचे कौन है? मध्यवर्ती में कौन है? और ऊपरी कौन है? त्रिस्तरीय मॉडल की शुरुआत कब हुई? 1956 में। 1956 त्रिस्तरीय मॉडल में जिला, क्षेत्र और ग्राम है, ये भी ध्यान देना, जिला, क्षेत्र और ग्राम। पूछ लिया मध्यवर्ती में कौन है? कौन है? क्षेत्र। सबसे नीचे कौन है? ग्राम पंचायत। सबसे ऊपर जिला पंचायत। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, चलो। बलवंत राय मेहता ने इसे ग्राम पंचायत को, इसमें ग्राम पंचायत को सर्वाधिक महत्व दिया। इसमें किसको सबसे ज्यादा महत्व दिया?
ग्राम पंचायत। निचले वाले को, किसको? निचले वाले को, ना तो मध्यवर्ती ना तो ऊपर वाले, किसको? ग्राम पंचायत को। किसको महत्व दिया? कौन? बलवंत राय मेहता समिति 1900 जो 53 में गठित हुई, 55 में अपना रिपोर्ट दी, और जिसमें सीडीपी के स्थान पर जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की गई। 1956 में उसी आधार पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत त्रिस्तरीय प्रणाली की शुरुआत हुई। अब बलवंत राय मेहता उसमें ग्राम पंचायतों का क्या किए? सबसे ज्यादा महत्व दे दिए। सबसे ज्यादा महत्व किसको दिए? ग्राम पंचायत को। आगे मिटाएं, ऊपर मिटाएं, यहां तक लाइन समझ गए? चलो लिखो। 1977 में जनता पार्टी सरकार ने जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज की समीक्षा करने के लिए पंचायती राज की समीक्षा करने के लिए पंचायती राज की समीक्षा करने के लिए अशोक मेहता समिति बनाई गई। कमेटी बनाई जनता सरकार ने अशोक मेहता कमेटी में बनाई 1977 में पंचायती राज की समीक्षा जांच करने, उसकी कितना कार्य सही है कितना कार्य नहीं है उसकी समीक्षा करने के लिए 1977 में बलवंत राय मेहता की समिति के बाद अशोक मेहता समिति है। ये भी ध्यान देना, क्रम भी पूछता है। बलवंत राय मेहता के बाद कौन आया? अशोक मेहता समिति आई। ठीक है, चलो। इस कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज का समर्थन किया। तो बलवंत अशोक मेहता समिति ने दो स्तरीय पंचायती राज की बात की। अशोक मेहता समिति 1977 में जनता सरकार द्वारा जो गठित हुआ वो कौन से पंचायती, दो स्तरीय की त्रिस्तरीय? दो स्तरीय, ये ध्यान देना, दो स्तरीय बात किया, जिसमें निचले स्तर पर मंडल पंचायत होगी, मंडल पंचायत होगी, जिसके निचले स्तर पर मंडल पंचायत होगी
मिलाकर बनी होगी। जो कई गांवों से मिलाकर बनी होगी और उच्च स्तर पर जिला पंचायत होगी। और उच्च स्तर पर जिला पंचायत होगी। तो देखो अब क्या हुआ, ग्राम पंचायत की बातें अस्वीकार कर दी। ग्राम पंचायत की बातें बलवा अशोक मेहता ने, जो बलवा राय मेहता ने त्रिस्तरीय प्रणाली में निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत और ऊपरी स्तर पर कौन, जिला पंचायत की बात की थी। 1977 में जनता सरकार के द्वारा जो गठित हुआ अशोक मेहता समिति, जो पंचायती राज की समीक्षा के लिए हुआ था, वो जो है इस बात को अस्वीकार कर दिया। कहा नहीं, त्रिस्तरीय प्रणाली नहीं होना चाहिए, दो स्तरीय प्रणाली। दो स्तरीय की बात कौन किया, अशोक मेहता समिति ने। और कहा इसमें ग्राम पंचायत की कोई बात नहीं है, इसमें किसकी, दो लोगों की बात। दो कौन, अब ये हो गया, ऊपर बैठा हुआ कौन है, ऊपर बैठा हुआ जिला है, कौन है, जिला पंचायत। मध्य की बातें हटा दिया और निचला जो बैठा हुआ है वो कौन, क्षेत्र पंचायत। कौन है, क्षेत्र या मंडल कह सकते हैं, मंडल पंचायत। दो ही की बात कर दिया और कहा ये मंडल जो है ग्रामों का समूह है। क्या है ये मंडल है गांवों का या ग्रामों का समूह, कई गांवों का समूह है। तो ये कहां गांव की बात किया, अशोक मेहता समिति ने गांव की बात किया क्या, जहां बलवंत राय मेहता समिति ने गांव का समर्थन पुरजोर किया और त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की, वहीं पर अशोक मेहता ने त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय जो है पंचायती राज की बात करके खाली ग्राम को हटाकर मंडल और जिला की बात कर। यह कब गठित हुआ, 1977 में जनता सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा गठित हुआ। कोई दिक्कत है यहां तक समझ रहे, द्विस्तरीय की बात कौन किया, अशोक मेहता। ध्यान देना, दो स्तरीय पंचायती राज की बात कौन किया, अशोक मेहता। त्रिस्तरीय की नहीं, हाँ त्रिस्तरीय की बात कौन किया, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता सबसे ज्यादा समर्थन किसका था, ग्राम पंचायत। वहां अशोक मेहता ने कई गांवों के समूह को क्या कहा, मंडल कहा। कई मंडलों के समूह को क्या कहा, जिला कहा। गांव की बातें हटा दी, गांव की बातें हटा दिया। लिखो, हो गया, यहां तक हो गया नहीं। इंदिरा गांधी, इसको मिटा दें। इंदिरा गांधी ने, उसे प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी ने 1980 में बलवंत राय मेहता रिपोर्ट को स्वीकार की। मतलब त्रिस्तरीय प्रणाली की
बातें स्वीकार कर लिया, अशोक मेहता प्रणाली को खत्म कर दिया। और इंदिरा गांधी उस समय कौन थी? प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज को मान्यता दे दिया, त्रिस्तरीय पंचायती राज ही। और तो अभी क्या चल रही है? त्रिस्तरीय। अशोक मेहता द्विस्तरीय की बात की और बलवंत राय मेहता किसकी बात की? त्रिस्तरीय। कब गठित हुई? 1953 में। रिपोर्ट कब सौंपी? 1955 में। त्रिस्तरीय की बात कर दिया 1900। और उसके बाद 1956 में, उसके बाद 1977 में एक और कमेटी गठित पंचायती राज की समीक्षा करने के लिए। वो अशोक मेहता समिति थी। अशोक मेहता समिति जनता सरकार ने गठित की थी। इंदिरा गांधी इस समय बाद में 1980 में आई, तो उसी समय बलवंत राय मेहता समिति को क्या कर दी? स्वीकार कर ली। अशोक मेहता समिति को स्वीकार नहीं किया था। द्विस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की बातें क्या कर रही इंदिरा गांधी? स्वीकार कर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी समझने में? क्रम भी पूछता है, इसीलिए अशोक मेहता समिति 1977 में आई और बलवंत राय मेहता समिति 1953 में आई। 1953 में आई। कोई दिक्कत है? तो पहले कौन आया? कभी कभी पूछ लेता, ये भी है त्रिस्तरीय मॉडल कौन लाया? तो बलवंत राय मेहता मिलान दे देता है। द्विस्तरीय मॉडल कौन लाया? अशोक मेहता ने लाया। पहले अशोक मेहता आए कि पहले जो है बलवंत राय मेहता आए? पहले बलवंत राय मेहता। इंदिरा गांधी ने किस समिति की बातें स्वीकार कर ली? बलवंत राय मेहता की। कौन से मॉडल? त्रिस्तरीय। ऐसे ही प्रश्न पूछता है बेटा, और प्रश्न पूछा है खूब बढ़िया से दबाकर। 1985 में जीकेवी राव समिति ने राव समिति के नाम से जाना जाता है इसे। जीकेवी राव समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात की। देने की बात की। बात की। 1986 में बनी लक्ष्मी मित्तल सिंह समिति ने पंचायतों के निरंतर चुनाव की बात कही। बात कही 1988 में बनी पीके थुंगन समिति।
समिति ने भी पंचायतों की सफलता के लिए उसे संविधान में शामिल किए जाने की बात कही। लिखिए 1986 में राजीव गांधी सरकार ने राजीव गांधी सरकार ने इसे संवैधानिक मान्यता देने के लिए चौसठवां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। विधेयक संसद में पेश किया परंतु पारित नहीं हो सका। अतः नरसिम्हा राव समिति ने सरकार ने नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में 73वां और 74वां 1992 में संविधान संशोधन पेश करके और पंचायती राज और नगर पालिका की स्थापना कर दी। देखो, पंचायती राज और नगर पालिका की स्थापना की। पंचायती राज और नगर पालिका की स्थापना की। अब इसको समझ लो 5 मिनट। हमने कहा कि पहला समिति बलवंत राय मेहता, दूसरा 1977 में अशोक मेहता, तीसरी समिति 1985 में राव समिति की गठित हुआ और जीकेबी राव समिति की गठित हुआ और जीकेबी राव ही समिति ने पंचायतों की संवैधानिक मान्यता देने की
पुरजोर समर्थन किए। ये संवैधानिक मान्यता इनका होना चाहिए। ऐसे ही खाली समिति बनाकर बातें न कहिए, इसकी संविधान में उल्लिखित होना चाहिए। इसकी संविधान में दोनों सदन से पास करके राष्ट्रपति को जाइए और सिग्नेचर कराइए और इसकी संवैधानिक मान्यता दीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ है ग्राम। और फिर 1986 में लिच्छवी समिति ने पंचायतों की चुनाव की बात कर दी, पंचायतों की चुनाव की बात कर दी। और 1988 में फिर 85 में राव समिति गठित हुई, लिच्छवी समिति गठित हुई 86 में, 1988 में थुंगन समिति पीके थुंगन समिति में गठित हुई और पंचायतों को सफलता के लिए उसे संविधान में शामिल करने की ये भी बात किए। और इनकी बातें मान करके प्रधानमंत्री वर्तमान में 1986 में राजीव गांधी ने इस बिल को संवैधानिक मान्यता देने के लिए ग्रामों को पेश कर दिए। 64वां संविधान संशोधन बनाकर, 64वां संविधान संशोधन बनाकर, लेकिन यह पास नहीं हुआ। फिर नरसिम्हा राव समिति आई, नरसिम्हा राव की सरकार आई उस समय 1991-92 में। उस समय उदारीकरण 91 में निजीकरण वैश्वीकरण आ गए थी। नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और उसी समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह भी थे। नरसिम्हा राव समिति ने, नरसिम्हा राव की सरकार थी जो, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और वो पेश कर दिए 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 1992 में दोनों पेश कर दिए गए और उसमें 73वां संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिला 1992 में, 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पंचायत की मान्यता मिल गई। अब जो ग्राम पंचायत की बातें हैं वो राज्य सूची के विषय है और राज्य इस पे कानून बनाए। तो बेटा पहली समिति आई बलवंत राय मेहता समिति 1953 में। दूसरी समिति 1977 में आई, कौन समिति? अशोक मेहता समिति। द्विस्तरीय मॉडल की बात की। इंदिरा गांधी ने स्वीकार कर लिया, इंदिरा गांधी सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया कि नहीं, हमें त्रिस्तरीय मॉडल बलवंत राय मेहता समिति की गठित स्वीकार कर लिया। फिर 1985 में राव समिति, केजीबी राव समिति आई और संवैधानिक मान्यता की बात करती। 1900 फिर उसके बाद 86 में लिच्छवी समिति है, लिच्छवी मित्तल समिति आई, अब पंचायतों की निरंतर चुनाव की बात करती। और उसके बाद पीके थुम्बन समिति 1988 में आई, पंचायतों की सफलता की बात की और उसमें राजीव गांधी इसी थुम्बन समिति की मान्यता बात कर स्वीकार करके उसने और पेश कर दिया 64वां संविधान संशोधन बनाकर, लेकिन पास नहीं हुआ। अब जो संवैधानिक मान्यता मिला ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों को, तो ग्राम पंचायतों को 73वां संविधान संशोधन और नगर पंचायतों को 74वां संविधान संशोधन के बाद कह के और नरसिम्हा राव समिति ने पेश कर दिया संसद में और वो पास हो गया। अब ये संवैधानिक मान्यता मिल गई और ये राज्य का विषय, किसका विषय हो गया? राज्य का विषय हो गया। राज्य इस पर कानून, समझ गए? पहला बलवंत राय, दूसरा बोलो अशोक मेहता, तीसरा राव समिति, चौथा लिच्छवी मित्तल समिति, पांचवा थुम्बन समिति। ठीक है। कौन समिति ने निरंतर चुनाव करने, ग्राम पंचायतों में निरंतर चुनाव की बात कह दी? लिच्छवी समिति ने। कौन समिति ने संवैधानिक मान्यता देने की ग्राम पंचायतों की बात कर दी? तो कौन समिति ने? राव समिति। कौन समिति ने द्विस्तरीय मॉडल स्वीकार करने की बात की? तो अशोक मेहता। कौन समिति ने त्रिस्तरीय मॉडल की बात कर दी? तो कौन समिति? वर्तमान में किस संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिला गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। किस पंचायतों में, किस संविधान संशोधन में
नगर पंचायतों की मान्यता मिल गई थी 74वां संविधान संशोधन 1992 में। कौन पेश किया था? नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, तो सरकार ने पेश किया था। अब पंचायत राज सूची की विषय है कि केंद्र सूची की? राज्य, उसमें कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। इसको बंद कर।